Hello everyone. We'll just wait till 9:05. Let's just give a fair chance to everyone to join in, right? Since there are very less participants that have joined till now, so we'll wait till 9:05 and we'll start at 9:05 sharp. Thank you for your patience. So all right, a very warm welcome to everyone. As you know that we have planned that Thursdays and Fridays would be for the fundamental analysis, which will be more related and dedicated towards the finance topics. And Monday and Tuesday would be for technical analysis, which would be more, if I say that it will be more like of finding out patterns. So today is Friday and we will be doing fundamental analysis. And yesterday we completed the balance sheet wala part, and today we will be starting off with cash flow statements, and Kunj will be taking over. So Kunj, you have the floor all by yourself, so you can please start the session. Thank you. Thanks, Ashok. So, हाय एवरीवन। सबसे पहले हम लोग शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, कल के सेशन में कुछ डाउट्स है किसी को, थोड़े से भी, या कोई चीज समझी ना हो, या कोई रिसर्च की हो आपने जो मतलब आप इनपुट देना चाहते हो कि अच्छा यहाँ पे ये चीज भी ऐड ऑन हो सकती है, कुछ भी? कुछ है तो बताइए, मतलब मुझे मुझे ऐसा लगा कुछ एक दो इनपुट्स होंगे नए। एनीथिंग गाइस? या फिर मतलब शुड आई स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक? अच्छा चलो फिर ठीक है, फिर आज हम शुरू करते हैं कैश फ्लो से। ओके, तो सबसे पहली चीज है कि जब हमने टर्म ही कॉइन कर दिया कैश फ्लो, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें समझ मतलब थोड़े दिमाग में क्वेश्चंस घूमते हैं कि कैश मतलब तो चलो पैसा हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज हो गई जिसको वी कैन यूज फॉर एक्सचेंज। टिपिकली कैश है, फ्लो का मतलब हो गया कि रोटेशन, या फिर कैसे कंपनी में पैसा एक लेवल से दूसरे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होकर तीसरे लेवल पे, और किस किस पर्पस के लिए अपना कैश फ्लो यूज हो सकता है। तो एक क्वेश्चन आपसे सबसे पूछना चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल सपोज आप एक एंटरप्रेन्योर और यू हैव अ सम ऑफ 10,000, और आपकी कंपनी है, लेट्स सपोज यू हैव अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, मतलब लॉजिस्टिक्स, तो हाउ विल यू रोटेट दैट मनी, मतलब उसको आप कैसे खर्च करोगे? कोई एक चीज, कोई सिनेरियो, कोई भी हो सकता है, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा सब पॉइंट होना चाहिए, बट कुछ एक बार ट्राई करते हैं, वहां से समझ जाएंगे अच्छा क्या होता है कैश फ्लो अच्छे से। कोई इसमें फिर ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, इसलिए कोई ट्राई करना चाहेगा?
किसी को भी मतलब ऐसा कुछ लग रहा हो कि अच्छा हाँ मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, तो वो डिस्कस कर सकते हो। एंड एक कैश लेके हम बनाते हैं कि किस हिसाब से यू विल रेगुलेट और सर्कुलेट मनी। तो किसी के पास कोई भी इनपुट या फिर मतलब कोई डिस्कस करना चाहेगा वो स्ट्रैटेजी? यार थोड़ा डिस्कशन रखो तो सही, तो मैं मतलब ऐसा इन्वॉल्व भी कर पाऊंगा अच्छे से। सोहम या जो और दो है मतलब लोग, कुछ बोलना चाहोगे? अच्छा चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, ट्राई करता हूँ मैं भी मतलब। तो सपोज करते हैं मेरे पास 10,000 का एक अच्छा खासा सम है, और मेरे पास एक लॉजिस्टिक्स की कंपनी है। अब मुझे पर मंथ के बेस में सैलरीज निकालनी पड़ती है, सबसे मेन पहला। तो एक अमाउंट जाएगा सैलरी पे। सेकंड हो गया, मुझे उस कंपनी का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, तो उसके मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स को पैसे देने पड़ेगा, सेकंड पार्ट वो। थर्ड हो गया, अगर मेरे पास ऑफिस है तो उस ऑफिस का रेंट आउट देना है, तीसरा ये। और सब लॉजिस्टिक्स है तो इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, फिर पैकेज ऑफ गुड्स हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं किसी चीज को लूंगा और फिर वहां पे दूंगा, डिलीवर करूंगा। एक वहां पे पैकेजिंग का कॉस्ट है, फिर गुड्स एंड सर्विस और टैक्स और ये सब। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग जो एक कंपनी को देनी पड़ती है। कल हमने जो डिस्कस किया था कि इन पैसों से कंपनी क्या करती है, आज हम आज आज का जो है वो ऐसा है कि एक पैसा, एक हमारे पास सम है, हम उस कंपनी चलाने के लिए कैसे सम यूज करेंगे थोड़ा। अभी ये बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों टर्म ऐसी है कि आप ये मुझे पूछ सकते हो कि हाँ यार कंपनी का प्लेटफॉर्म है तो एसेट ही है ना, पर मैं उस पे नहीं जा रहा, मैं बस चाह रहा हूँ कि ये रेगुलर एक मंथ का खर्चा है। तो क्या मतलब ऐसा ही होता है टिपिकली किसी फर्म में, या फिर कुछ अलग भी होता है, मतलब ऐसे ही रोटेशन होता है इसी टाइप से, या फिर मतलब ठीक है अपने अपने Kunj, लेवल भी हाँ hello, Kunj. Really sorry to हाँ। interrupt, but are you sharing your screen because नहीं we can नहीं only नहीं see अभी the नहीं, logo? नहीं नहीं अभी All नहीं। right, all right, all right. हाँ Please बोलो। continue. Really हाँ हाँ। sorry. तो मतलब ऐसा ही होता है कि नहीं कंपनी में, मतलब ऐसा ही मनी रोटेशन होता है, एग्री करते हो कि नहीं? सब मैं प्रेशर नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा ही होता है, ऐसा ही टिपिकली देखा है आपने? मतलब हाँ का ना बता सकते हो सबको, हाँ या ना? अरे थोड़ा बोलोगे तो मैं समझूंगा कि समझ आ रहा हाँ है। तो मतलब यही है कि आप मनी को रोटेट कैसे कर सकते हो, मनी को किस हिसाब से रोटेट करते हो। अगर कैश फ्लो का मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, कंपनी को हर मंथ क्या देना पड़ता है टू ऑपरेट हिमसेल्फ या हर सेल्फ, कंपनी को वैसे कुछ भी ले सकता ऑब्जेक्ट। तो द मतलब रिक्वायर्ड कैश फॉर रनिंग अ पर्टिकुलर कंपनी इज टर्म्ड एज कैश फ्लो। मैं टिपिकल डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, आपको सिर्फ एक कह रहा हूँ कि अच्छा कोई पूछता है कैश फ्लो तो आप कह सकते हो कि हर महीने जितना कंपनी पे आउट करती है, सालाना कितना पे आउट करती है, उसका समेशन भी हम कैश फ्लो कहते हैं। तो कैश फ्लो से सिंपल सी चीज है कि क्या पैसा कहाँ रोटेशन कहाँ पे काम आ रहा है। तो अब एक चीज पूछूंगा और डिस्कस कर सकते हैं अपन। सपोज यू आर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो आपका क्या होगा पॉइंट कि आप हाउ विल यू यूटिलाइज योर मनी, कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टिंग पे मतलब रिसर्च पे करोगे, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे रिसर्च पे, या फिर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे अपनी क्या कहते हैं ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने में पहले, तब तक आपका, पर कंसिडरिंग द सिनेरियो कि आपका प्रोडक्ट ही तैयार नहीं। सो हैज अ फार्मा कंपनी या फिर हैज अ कोई भी रिसर्च बेस्ड कंपनी जो एक वैल्यू प्रोवाइड करती है, वो क्या सब कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करेगी पैसे? प्लांट्स बिल्ड करने में और रिसर्च वर्क करने में ही करेगी। ये तो पॉइंट समझ आ रहा है थोड़ा? हाँ या ना? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई एक कंपनी है जिसका मेनली प्रीडोमिनेटली वर्क हो रहा है रिसर्च से, तो इफ सपोज लेट्स कंसिडर कि वो कंपनी अपना पैसा जो है मैक्सिमम कैश फ्लो वो अपना रिसर्च में कर ही नहीं रही है, तो व्हाट यू थिंक दैट विल द कंपनी सस्टेन इन अ लॉन्ग रन? कोई भी दे सकता है जवाब ऐसा।
आई थिंक इट वुड डिपेंड कि वो कौन से इंडस्ट्री की कंपनी है। हो सकता है कि कोई वो अगर फार्मास्यूटिकल या टेक्नोलॉजी कंपनी हो तो उसको तो रेगुलरली डालते रहना पड़ेगा पैसा आर&डी में, रिसर्च में, क्योंकि अगर नहीं डालेगी तो एडवांसमेंट हो जाएगी एंड कॉम्पिटिशन से आगे निकल जाएंगे। बट अगर कोई कंपनी है जो कि सपोज एफएमसीजी सेक्टर से है, लाइक बिस्किट्स बनाती है या नमकीन वगैरह बनाती है, सो उन्हें उतना ज्यादा खर्चा करने की मे बी ना जरूरत पड़े as compared to pharmaceuticals and technology companies. That's my stand on this. पॉइंट है, मतलब जो जिस कंपनी का फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो बहुत अच्छी क्वांटिटी में, जैसे बिस्किट है, बिस्किट का एक बार आपने उस मतलब अच्छे कंपोजिशन में चीजें बना दी तो यू डोंट नीड कि आप अलग अलग कस्टमाइज टेस्ट बनाओ। तो शाश्वत का पॉइंट भी वैलिड है। दूसरा सोच सकते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में जो माल मटेरियल या फिर जो चीजें यूज हो रही है वो तो सेम ही है ना, इस पे कंस्ट्रक्शन कंपनी को रिसर्च नहीं करनी, बट कंस्ट्रक्शन कंपनी को रिसर्च करनी कहाँ पे, अपने इंजीनियरिंग को फुलफिल करने, मतलब इक्विपमेंट्स हो गया। कोई कोई कंपनियां होती है जो ये भी सोचती है कि हम हमारा लेबर जो फोर्स है उसको मिनिमाइज भी करें, तो उसके लिए वो टूल्स लाती है, इक्विपमेंट्स लाती है, तो उसके लिए भी एक अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है एज अ सपोर्ट, जो उनको ये सारे टूल्स पे मदद करती है। तो यहाँ देखा जाए तो उनके साथ जो कंपनी है इज एक्चुअली डूइंग रिसर्च, एंड रिसर्च इन द सेंस कि क्या बेटर कर सकते हैं। तो शाश्वत का पॉइंट भी सही है बिल्कुल, कि जिसका प्रोडक्ट हम यूज करने वाले हैं और एक बार कंपोजिशन सेट है, वी डोंट नीड, जैसे सिगरेट है फिक्स हो गया ना, तो ऐसा ऐसा थोड़ी आएगा कि पान वाली सिगरेट आएगी। तो मतलब जो चीज काम आती है रेगुलर बेस पे उसमें हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ जो टेक्नोलॉजी एडवांस कंपनीज है, फार्मा है, यहाँ तक ये भी है कि प्लास्टिक या पॉलीमर इंडस्ट्री में भी बहुत रिसर्च चाहिए। बिकॉज आज अगर जो फार्मिंग बैकग्राउंड से है, आजकल जो एक नीड अराइज हुई है वो ये है कि फार्मर के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई नहीं होता, तो उनकी जमीन में वो उतना मिट्टी स्टोर नहीं रह पाती, और सबको ये भी नहीं पता होता मेरा सॉइल किस टाइप का है। तो आज एक पॉलीमर की रिसर्च चल रही है, अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा, ईपी पॉलीमर करके है। तो दिस इज अ कंपनी, वो वाटर रिटेंशन पे काम करती है और 30 से 50% वो वाटर को रिटेन करती है, एक वो पॉलीमर जो है, तो वो बेनिफिशियल कर जाता है फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर साइड। तो एक एग्रीकल्चर में भी रिसर्च का काम ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज ये है कि इफ अ कंपनी हैज टू सस्टेन इन अ लॉन्ग रन और वो रिसर्च है, तो ही हैज टू इन्वेस्ट मैक्सिमम मनी इन कैश फ्लो। तो शाश्वत, कैन यू शेयर द स्क्रीन, हम मतलब कैश फ्लो के जो टर्म्स है उनको कॉइन कर ले एक बार। सॉरी समृद्ध। हाँ भाई करता हूँ। हाँ, तब सबको स्क्रीन दिख रही है? चलो, ठीक है। तो कि कोई मुझे बता सकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब है? इट्स समथिंग टू डू विद ऑपरेशंस, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ कि समथिंग टू डू विद ऑपरेशंस। तो क्या लगता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको क्या समझ आता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? सोहम, कोई भी बोल सकता है सर। चलो ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब ये आता है कि ऑपरेशनल चीजों पे इन्वेस्ट करना, इन द सेंस, लेट सपोज मैं सिनेरियो ही लेता हूँ, बिकॉज सबकी इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अलग अलग होती है, बट अगर इसको कॉइन करें तो वो इट्स बेसिकली अराइजेस फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर ऑपरेशंस किसी को पता है तो ये मतलब होता है कि मशीनरी को, अगर कोई मशीनरी है उसका मेंटेनेंस वो एक ऑपरेशन में आ जाता है, इसलिए लोग मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी रखते हैं। अगर कोई फार्मा कंपनी है तो उनको अपना सप्लाई चेन जो है, जो इंडस्ट्री में यूज होता है, सप्लाई चेन इन द सेंस कि फिनिश प्रोडक्ट्स इन टू फिनिश में जो भी साइकिल जाती है उसको एक अच्छे तरीके से ऑपरेट करना, तो एक वो भी ऑपरेटिंग में काम आ सकता है। तो इट्स लाइक कंपनी का एक बहुत अच्छा लेयर होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर वो अटक जाएगी तो कंपनी कांट वोंट बी एबल टू जनरेट मच ऑन थिंग्स। लाइक अगर एक चीज बताऊं, यहाँ कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो थोड़ा बिल्डअप भी हो जाएगा।
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि डेली एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, और वो ही उनको रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर सकता है। और वो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मेंटेनेंस एक्टिविटी में जो पैसा यूज हो रहा है वो भी काम आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग और एक्टिव मार्केटिंग कॉस्ट आती है कि नहीं? तो हाँ। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इट्स समेशन ऑफ एवरीथिंग दैट अ कंपनी नीड्स टू बिल्ड अ गुड रेवेन्यू बेस। जैसे सपोज अगर आज आईटीसी है, आईटीसी इज गोइंग टू बिल्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वेर पीपल एंड वेंडर, मतलब जैसे हम जैसे लोग डायरेक्ट आईटीसी के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं फ्रॉम द साइट। सेकंड चीज, वो आजकल वो विलेज में ज्यादा अपना सप्लाई चेन पे वो फोकस कर रही है, तो वहां का ऑपरेशन संभाल रही है, इन द सेंस वो अच्छा अच्छा कर रही है। तो उनके लिए उनको क्या चाहिए होगा? फर्स्ट टाइम वेंडर्स को कुछ ऑफर्स देनी होगी कि अच्छा ये चीजें हैं, आप मेरा माल क्यों लेना है। तो जितना भी कॉस्ट आता है एक कंपनी को सेटअप करने में, वहां पे भी ऑपरेशन हैज टू प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। तो अब क्वेश्चन भी ये है कि क्या अगर किसी कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही पैसा खर्च कर रही है तो क्या अच्छी बात है कि नहीं? बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मार्केटिंग सेल्स भी एक हिस्सा है जो यूज होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ, मतलब हम एक डिस्कशन कर सकते हैं कि लेट सपोज एक कंपनी एस्टैब्लिश्ड है पूरी, तो क्या उसको मार्केटिंग में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए या फिर रिसर्च में? मैं क्यों अलग अलग चीज कह रहा हूँ? अगर हम लोग आज रिलायंस की बात करते हैं, इज रिलायंस रिक्वायर्ड टू डू एडवर्टाइजिंग ऑफ इट्स ऑयल प्रोडक्शन, या उसको ये बताने की जरूरत है कि मैं एक ऑयल रिफाइनरी? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या रिलायंस को आज, वो एक ऑयल रिफाइनरी है, वो लोगों को बताना पड़ता है या लोगों को पता है? तो अगर आज की डेट में इफ यू आर अ सीईओ ऑफ रिलायंस, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली, तो क्या आप एडवर्टाइजिंग में पैसा डालोगे या फिर अपना एक जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है उसको स्ट्रेंथन करोगे कि कल होके कोई क्राइसिस आते हैं, सो माय प्लांट या फिर माय कंपनी शुड बी एबल टू सस्टेन इट? क्या अप्रोच होना चाहिए? गाइस डिस्कशन अगर करोगे तो फिर थोड़ा मजा भी आएगा। कोई कुछ बोलना चाहेगा? या फिर अगर बोर मार रहा है तो भी बताओ, मतलब ऐसा कंटाल आ रहा हो तो। चलो ठीक है, फिर मैं ही आपको मतलब ट्राई करता हूँ बताने की। लेट सपोज अगर रिलायंस है जिसको सबको पता है कि वो ऑयल रिफाइनरी में ही इज द बेस्ट, सो व्हाट ही विल ट्राई अ टिपिकल, मतलब जितना अभी तक आप लोगों ने अगर समझा होगा मुकेश अंबानी को, इट टिपिकली ट्राइज टू स्ट्रेंथन हिज सप्लाई चेन या फिर रिफाइनरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिविजन। और वो इतना प्रोडक्शन कर लेता है, कर लेती है वो कंपनी की, बिकॉज मेरे फादर वहाँ काम करते, तो मैं उसका ज्यादा अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ। लेट सपोज अगर 6 महीने के लिए कोई प्लांट शटडाउन में भी हो, तो उनके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होती है जिससे उनका प्रोडक्शन कभी अफेक्ट नहीं करता। तो उनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो एक स्ट्रीमलाइंड वे में चलता ही रहता है। तो इट्स लाइक कि व्हेन अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड, उनको ये जरूरत नहीं होती कि ज्यादा मुझे एडवर्टाइजिंग ही करनी। वो ये सोचेंगे कि मैं अपना रेवेन्यू ब्रेक ना, वंस आई ब्रेक, वंस मेरे रेवेन्यू जनरेशन में अगर ब्रेक आ जाती है तो मैं कितना भी तब एडवर्टाइज कर लूँ उससे कोई, मतलब एडवर्टाइजिंग को क्यों फोकस करूं? बिकॉज आज आपने टाइम में देखा होगा, आपके दिमाग में ये भी होगा, क्रेड हैज अ स्टार्टअप एंड ही स्पेंड्स अराउंड 727, या फिर एक फिगर है कि 7 to 800 पर कस्टमर टू एक्वायर 1 रुपी। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्रेड यार, क्रेड आजकल सबको पता है, तो भी क्रेड इतना मार्केटिंग में पैसा क्यों लगाती है? ये क्वेश्चन कभी आया है?
चलो ठीक है, मतलब मैंने अपने एंड से ट्राई किया कि अच्छा कहाँ पे क्या ऑपरेटिंग में क्या एक डिवीजन है। तो सेकंड पोर्शन है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टिपिकल दो सेंस बनता है यहाँ पे, या तो इफ द कंपनी इज इन्वेस्टिंग इनटू अदर सब्सिडरी ब्रांचेस, लाइक वो चाहती है कि मैं एक स्मॉल स्केल कंपनी को पिक कर लूँ, जैसे कि रिलायंस ने एक अच्छा खासा स्टेक अतुल इंडस्ट्रीज में डाला है, क्योंकि अतुल इंडस्ट्रीज उनको पॉलीमर देती है। पॉलीमर मतलब फिनिश्ड गुड्स। जैसे अगर आप देखोगे जो मास्क और ये सारी चीजें हैं, तो रिलायंस डजंट मैन्युफैक्चरिंग मास्क, और वो उस डिवीजन में नहीं, बढ़िया, वो हेल्प करता है अतुल इंडस्ट्री। तो एक तो ये एक्सपेक्ट है। दूसरा एक्सपेक्ट है, इफ सपोज टुडे रिलायंस उसने जियो निकाला है, तो जियो में टिपिकली जो पैसा है वो तो कहाँ जा रहा है, मतलब रिसर्च में ही जा रहा है। 5G और ये सब है, वो रिसर्च में ही पूरी एक्टिविटीज हैं उनकी। इन द सेंस दे आर मोर हेवीली इन्वेस्टिंग ऑन मेकिंग दैट टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल। वो ये नहीं चाहता कि कल होके मेरा जियो का जो पूरा अच्छा खासा नेटवर्क है वो कोलैप्स हो जाए। अगर किसी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, मैं तो रिलायंस को एज अ होल एक ग्रुप अभी आपको समझाना पड़े, उसके एक छोटे छोटे एस्पेक्ट समझेंगे, तो ही हैज जियो ऑल्सो। जो उनका पैसा मैक्सिमम निकलता है ऑयल इंडस्ट्री, एंड थर्ड इज द रिलायंस रिटेल। रिटेल इंडस्ट्री को ऑटोमेशन की ज्यादा जरूरत है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत है। एक वो एस्पेक्ट है। ऑन फॉर जियो, उनको जरूरत है कि मेरी जो स्पीड है नेटवर्किंग, तो वो सीमलेस हो। तो फॉर दैट कंपनी हैज टू सस्टेनेबली इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट कैन प्रोवाइड देम अ बैकबोन, क्योंकि हर कुछ चीज जियो तो कभी नहीं कर सकता। जैसे जियो ने गूगल के साथ पार्टनर किया, ऑल्सो कॉलकम के साथ भी किया है फॉर 5G चिप्स। जो छोटी छोटी वो चिप्स आती है इलेक्ट्रॉनिक, बॉस कॉलकम इज अ कंपनी दैट इज टिपिकली इनटू सेमीकंडक्टर एंड वर्क सेक्टर। तो ये हो गया इंटरैक्शन वाला पॉइंट, मतलब इन द सेंस इन्वेस्टिंग में क्या काम आता है। तो यहाँ तक दो पॉइंट में किसी को कोई क्वेरी है? कुछ भी हो तो पूछिए, या फिर थोड़ा टाइम ले लीजिए, देख लीजिए। कुछ है तो बताइए। तो फिर ठीक है। तो अब हम तीसरे टर्म पे आते हैं, जिस टर्म का मतलब है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का टिपिकली सेंस है कि कल हमने एक चीज पढ़ी थी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जहां पे मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कंपनी के पास वो उतना कैश होता है जिससे कि वो अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड भी पे कर सकता है। ही और शी कुड ऑल्सो यूज टू पे बैक हिज लोन्स, जिसे हम कहते हैं डेप्थ। और तीसरी चीज हो जाए कि वो अपने स्टॉक्स को बेच दे ओपन मार्केट में। एक वो भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एक पोर्शन है। सी अभी मैं ना साइंस को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, जो नेगेटिव और पॉजिटिव है। मैं अभी साइंस को बिल्कुल देख भी नहीं रहा, और मैं आपको ये भी नहीं समझाना चाह रहा कि अच्छा ये सही है या गलत है। मैं सिर्फ यहाँ पे जो टर्म्स है, वो टर्म एक टिपिकल अगर बंदा समझे तो क्या समझ सकता है ये टर्म से, तो ये बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज tells us about his business, how he operates. Investing tells us how he is able to generate his revenue in the near future or in the long run. Financing activities tells us कि भाई वो कंपनी इवेंचुअली कैसे हमें पे बैक करेगी। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है, आई एम श्योर वो आपके दिमाग में भी हो सकता है, कि मार्च 2020 में कंपनी हैड अराउंड 70,000 ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मतलब डिविडेंड पे कर सकती थी वो, अपने डेप्थ को स्क्वायर ऑफ कर सकती थी, सारी चीजें कर सकती थी। तो फिर अचानक एक साल में पूरा रिवर्सल कैसे आ गया? एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब मुझे पूछे तो मैं बता भी सकता हूँ, मतलब वी कैन डिस्कस ओवर इट और बात कर सकते हैं इस पर। कोई है सेशन में?
कोई है सेशन में, ऐसा पूछ रहा हूँ। चलो तो फिर मैं आपको एक साइंस का यहाँ पे कंसेप्ट बताता हूँ कि अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप नेगेटिव साइन देखते हो और पॉजिटिव साइंस, ये सारी साइंस आती है, तो इससे मतलब क्या सेंस है। तो यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर हम किसी मार्केट में बॉन्ड्स को इशू करते हैं ना, इशूइंग ऑफ बॉन्ड्स, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कैश फ्लो। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि बॉन्ड का रीपेमेंट तो हमें करना है, बट फॉर एन इनिशियल इंस्टेंस वी आर leveraging some of the money from the market, so market is giving us the money, we have to pay it, but वो लॉन्ग टर्म में पे करना, अभी नहीं करना। तो कैश फ्लो का जो सेगमेंट अगर आप करोगे तो इशूइंग बॉन्ड्स इज आल्सो पॉजिटिव कैश फ्लो। और अगर कंपनी बॉन्ड को इशू करती है, इसका मतलब है कि कंपनी का जितना भरोसा है 90% टाइम्स, मैं ये नहीं कह रहा डिफॉल्टर, तो क्रिजाइल रेटिंग से हम सब पता कर सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल शीट कैसी है, अच्छी खासी। दूसरा हो सकता है सेल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक्स। कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपने ओपन मार्केट में शेयर्स बेच देती है एक अच्छे दाम में, जिसे कभी कभी कहते हैं ना कि प्रमोटर ने डंप कर दिए शेयर्स। तो देर आर मेनी प्रमोटर्स इन द मार्केट, वो सोचते हैं कि अच्छा, ये कंपनी का वैल्यूएशन अपना अच्छा आ जाए तो मैं इस कंपनी से पैसा लेके निकल जाऊंगा। बिकॉज सपोज अगर किसी के पास 75% स्टेक है, तो उसके 2 या 3% घटने से उसको कुछ दिक्कत नहीं होगी इन द लॉन्ग रन, बिकॉज उसको पता है कि मेरे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू आप सोचोगे क्या है, तो एक कॉन्सेप्ट है जो वॉरेन बफेट ने लाया है, तो टिपिकली सेज कि यार उस वो एक वैल्यू है जिससे हम कंपेयर करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस उससे मैच होती है। अगर फॉर एग्जांपल इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू करंट वैल्यू, तो ठीक है, मतलब अच्छा, मार्केट इज प्लेइंग फेयर विद हिम। पर ये इकलौता नहीं है कि जहाँ पे हम अच्छा वी कैन शॉर्ट शॉर्ट कर सकते हैं, बट हाँ, आप अगर कोई टिकर टेप पे जाता होगा तो एक चीज पता है, लेफ्ट हैंड साइड दिखती है, द करंट स्टॉक प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू या मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। कभी देखा है ये टर्म पढ़ते हो वहां पे? टिकर टेप में तो शाश्वत ने, आई गेस शाश्वत आपने मतलब बताया था ना टिकर टेप वहां पे टेक्निकल में, आई गेस टिकर टेप से तो आइडिया पता होगा कि वहां पे एक चीज लिखी जाती है, अगर नहीं होगी तो मैं बता भी दूंगा नेक्स्ट सेशन में, ऐसा कोई है नहीं। सेकंड आ जाता है कि रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स इज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव कैश फ्लो, बिकॉज कंपनी से पैसा जा रहा है, वी आर पेइंग समथिंग। एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर मैं किसी बैंक से लोन ले रहा हूँ तो वो एक पॉजिटिव साइड है, जैसे सेम हो गया इशूइंग ऑफ बॉन्ड्स। और क्या होता है ना, कभी कभी कैश फ्रॉम न्यू स्टॉक इशूड, ये आप एक टर्म पढ़ोगे, व्हेन यू विल रीड अबाउट अ कंपनी शीट, तो आप देखोगे कि अच्छा यार, नया स्टॉक कैसे इशू करता है। तो समझो डीमर्ज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अदानी ग्रुप है, अदानी में कितने डीमर्जर्स हुए थे, तो वहां पे स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होता है तो कंपनी के शेयर्स बढ़ जाते हैं। एक ही कंपनी, मतलब एक कंपनी में से अगर 100 होंगे, अगर उसका डीमर्जर हो रहा है तो और 100 शेयर बढ़ गए, 100, तो टोटल 100 200 हो गए। इफ यू सी दर वैल्यू वैल्यूएशन इंक्रीजेस, तो एक वो बहुत अच्छा साइन है, और वो एक पॉजिटिव कैश फ्लो में भी गिना जाता है। किसी को कोई यहाँ पे भी डाउट है 3 टर्म में तो पूछ लीजिए। मैं मतलब मुझे समझ भी नहीं आएगा कि कितना क्लियर है अगर आप लोग मुझे पूछोगे नहीं या फिर बताओगे नहीं। तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए या फिर चैट में लिख दीजिए। अरे बोर बोर भी मार रहा हूँ सेशन, तो बताओ थोड़ा, अपन ऐसे डिस्कस भी कर सकते हैं, रियल रियल केस स्टडीज, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, कुछ तो मतलब अभी तक जो बोला वो समझा, ये पूछ रहा हूँ।
कमिटी में से कोई बोल दो, मतलब समझा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ भाई समझ रहे। चलो थैंक यू। हाँ समझ। तो इतनी चीजें थी जो आप एक कैश फ्लो के आप स्नैपशॉट पे देखोगे। ओके, अब क्वेश्चन है ना, 4-5 आने चाहिए होते हैं दिमाग में कि हाउ विल वी कनेक्ट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ अदर टाइप्स ऑफ शीट्स। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि अच्छा, बैलेंस शीट पे अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, ये सारी चीजें हैं, तो हाउ विल बी दे रिफ्लेक्टिंग इनटू इट। बिकॉज बैलेंस शीट में हम कल एसेट्स और लायबिलिटीज पढ़ी, और लायबिलिटीज में ये भी चीजें पढ़ी थी कि लोन ले ली, तो ये सब एक लायबिलिटी में जुड़ती है। बट मैंने आपको भी बताया कि यार कंपनी में तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, लोन मिला तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है। ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है तो पूछो। अगर आ रहा है तो मतलब मैं आंसर देने की ट्राई करता हूँ, तो थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा। बस मैं नहीं चाहता कि अगर जब आप पढ़ने जाओ और व्हेन यू स्टार्ट विद द फाइनेंशियल शीट और फिर आप देखो हाँ लायबिलिटीज में तो लोन है लेकिन कैश फ्लो में पॉजिटिव है। थोड़ा ट्राई करूँ, मतलब आंसर अगर कर सकते हो ट्राई तो। तो मैं मतलब वो भी बता देता हूँ कि अच्छा क्यों ऐसा है। देखो कैश फ्लो से हम मतलब समझते हैं टिपिकली कि मतलब पैसा सर्कुलेट करना और कहीं ना कहीं से पैसा लेना। ओके, तो मैं जब लोन ले रहा हूँ ना किसी से, तो दैट टिपिकल एजेंसी और दैट टिपिकल फर्म इज गिविंग मी अ शॉर्ट ऑफ मनी टू ऑपरेट, या फिर टू इन्वेस्ट, या फिर मेरी कोई भी नीड्स को कंप्लीट करने के। तो मुझे तो पैसा मिल रहा है ना, तो कंपनी में तो पॉजिटिव साइन है। अब वो लायबिलिटी में क्यों जुड़ता है? बिकॉज कंपनी आफ्टर अ लॉन्ग रन हैज टू पे ऑफ, इसलिए लिखा था कि रीपेमेंट ऑफ लोन्स इज अ नेगेटिव कैश फ्लो, बट लोन मिलना एक पॉजिटिव है। तो हम इसलिए अगर जब आप टैली करोगे तो लिखोगे अच्छा, लोन पेड बाय कंपनी इज इक्वल टू रीपेमेंट ऑफ द लोन कंसिडरिंग द इंटरेस्ट गिवन। अगर 20 लाख की लोन है तो उसको किस हिसाब से इंटरेस्ट में चीजें देते हैं हम उसको कैलकुलेट करते हैं, दैट्स अ कैलकुलेशन। बट हाँ, ये चीज क्वेश्चन होना चाहिए, आना चाहिए था कि अच्छा अगर ऐसा है तो क्यों है। तो सेकेंड चीज आती है कि इफ सपोज मैं कोई नया फॉर्म ही खड़ी करता हूँ मेरी, और इनिशियली उस फॉर्म के पास पैसा ही नहीं, तो इवेंचुअली इट्स फॉर मी वो कंपनी चलाना एक चैलेंज है। और उस चैलेंज को कंप्लीट कैसे हो सकता है? पैसा देने से। तो पैसे देने का मतलब हो गया कैश देना, तो मेरे कंपनी से तो नेगेटिव जा रहा है ना। मतलब द करंट कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अदानी एंटरप्राइज है, हैज टिपिकली नथिंग टू डू विद अदानी पावर। अगर ऐसे देखा जाए दो डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब ऐसा देख लो दो अलग अलग कंपनी, बट वो चाहती है कि यार मुझे नहीं अदानी पावर को देना, तो वो किस हिसाब से लोगों को समझा सकती है कि अच्छा हाँ आई एम सपोर्टिंग दैट कंपनी और मुझे उस कंपनी पे भरोसा है। देखो टिपिकल फर्म इन्वेस्ट इनटू हिज ओन फर्म, तब उसको भरोसा होता है, ये फैक्ट है। लेट सपोज टाटा केमिकल्स, टाटा स्टील्स, अगर कुछ भी है, तो वो तभी इन्वेस्ट करेंगे अपनी सब्सिडरीज में जब उनका सप्लाई चेन अच्छा है, उनका मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीज आती है जो आपको अक्षर में बताई होगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से लेके ए लॉट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखने की, कंपनी से पैसा गया, भले वो दूसरी कंपनी में गया, फॉर दैट कंपनी इट्स अ पॉजिटिव कैश फ्लो, बट मेरे लिए तो नेगेटिव है ना, क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं है कि वो कंपनी में कितना परसेंट रेवेन्यू से मेरा पैसा मुझे वापस आएगा। ये थोड़ा समझा? चैट पे लिख दो अगर समझाओ तो क्लियर देख लूंगा। तो मतलब ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैश फ्लो। इसमें तीन चीजें हमने पढ़ी, उन तीन चीज का क्या इम्पैक्ट है ये समझा, क्यों जरूरी है ये तीन चीजें और कैसे रिलेट करती है बैलेंस शीट से, वो भी मैंने आपको एक कनेक्शन करके दिखाया कि हाँ हर लायबिलिटी बुरी नहीं होती,
और हर एसेट अच्छा भी नहीं होता। मैं ये टर्म कॉइन करना नहीं चाहता था, बट ठीक है मैं अभी कर लेता हूँ। एक टर्म होगा जिसका नाम होता है एनपीए। अगर किसी ने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो एनपीए बेसिकली एक बैंकिंग में टर्म यूज करते हैं, जो बैंक सेक्टर में हम बहुत अच्छे से इसको संभाल सकते हैं। इट्स कॉल्ड अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अगर सपोज कंपनी के पास एसेट तो है लेकिन वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, परफॉर्म का मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं, ऐसा समझ सकते हो आप। एक टिपिकली ऐसा नहीं होता, बट ऐसा समझो कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। जैसे देखो, कल मैंने बैंक ने लोन दी 4,000 करोड़ की। उसने अपने 4,000 करोड़ की लोन ली, दे दी किसी को, और वो कंपनी डिफॉल्ट हो गई। अब क्या करेंगे? उसने जो मॉर्गेज पे चीजें रखी होगी वो पड़ी रहेगी, क्योंकि बैंक्स की तो पॉलिसी होती है कि चलो बहुत सारे पेपर रेगुलेशंस और ये सब, तो तब तक के लिए तो उनका पैसा भी अटका हुआ है 4,000 करोड़, और उस प्रॉपर्टी से भी कुछ नहीं कर पा रहे, और पैसा भी रिकवर नहीं हो रहा। तो जो टिपिकल बैंक है, अगर वो उस बिजनेस मॉडल में चलती है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन उनका वो एनपीए बढ़ जाएगा। तो कंपनी के पास ऑलरेडी ऐसा है कि बहुत सारा पैसा अटका हुआ है, तो देर इज नॉट पॉसिबिलिटी कि वो कंपनी अब कहाँ से लाएगी, बिकॉज 4,000 करोड़ 16,000 करोड़ कितने सारे करोड़ की लोन जाती है। आपने तो स्कैम भी देखा होगा। तो मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है कि किस किस मतलब डोमेन या फिर किस किस इंडस्ट्री में एनपीए क्रिएट करता है एक इम्पैक्ट, और किस किस में नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी है यार, उसके लिए उसकी मशीनरी इज एन एसेट अनटिल एंड अनलेस वो बिगड़ नहीं जाता। बट वो भी नॉन परफॉर्मिंग है, बट वो कहाँ कैसे परफॉर्मिंग उसको बनाते हैं, उसमें से जो प्रोडक्शन कर लिया, उसमें से दूसरे इक्विपमेंट्स कर लिए, और वही एसेट को उन्होंने बेच दिया, बिकॉज उनमें भी स्क्रैप यार्ड होते हैं, या फिर उनको रिसाइकल पे भी चला सकते हैं। तो एक देयर इट्स अ मतलब पॉलिसी अबाउट हाउ टू रोटेट देयर एसेट्स एंड एवरीथिंग। मैं ये मतलब मुझे लगा कि ये टर्म बता देना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने ये बता भी दिया। मैंने अभी तक किसी भी कंपनी का आपको मतलब एनालिसिस नहीं बताया कि अच्छा कैसे करना है। मैं सिर्फ टर्म से कल कल भी मैंने कंप्लीट किया था बैलेंस शीट के टर्म से, और आज मैंने कैश फ्लो के टर्म से कंप्लीट किया। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना आई गेस इतना ही था कैश फ्लो, और कुछ मैंने इनसाइट्स भी दे दिए। तो अगर कुछ डाउट है, कुछ डिस्कस करना है तो बताइए। तो मुझे यहाँ पे एक डाउट था। पूछिए। हाँ क्या ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इनिशियली उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब वो नेगेटिव शो कर रहा है, एंड बट एट द एंड ऑफ द कैश फ्लो मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड बेसिकली वो क्या ये चीज पॉसिबल है? मुझे यार आपका आवाज कट रहा था बीच में, तो पूरा क्वेश्चन मैं फॉलो नहीं कर पाया। क्लियर है अभी मेरी आवाज? हाँ पूछिए। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि कैश हाँ। फ्लो स्टेटमेंट में इनिशियल हम्म, स्टेज ऑफ द पीरियड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव है, एंड बट हम्म, एट द एंड ऑफ द पीरियड में हम्म, जो कैश फ्लो है वो हम्म, पॉजिटिव शो कर रहा है। हम्म। तो ये चीज पॉसिबल है क्या कभी? देखो, अगर आप एक सिर्फ एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को एक बेंचमार्क लेके कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन चेंज कर सकते हैं। कैश फ्लो नेगेटिव पॉजिटिव एक पीरियड का हो सकता है। और अगर मैं एक भी चीज कहूँ कि मान लो कि आज आपने ऑपरेटिंग में बहुत अच्छा खासा पैसा डाल दिया, मतलब मान लो आप नेगेटिव में हो, बट जहाँ पे लेट सपोज कि आपने कहीं पे 5 साल पहले कुछ इन्वेस्ट किया था किसी कंपनी में, और उस कंपनी से आपको डिविडेंड्स आ गए, तो मतलब आपने इन्वेस्ट किया था वहां से आपको बहुत अच्छा अमाउंट आ रहा है। दूसरा कि अ, आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो गई, वो आपकी ज्यादा अच्छी खासी अच्छे से ग्रो हो रही है। जैसे लोन ले लिया, अपनी सारी चीजें ले ली, इवेंचुअली यू आर ट्राइंग टू जनरेट मोर कैश टू कंपनसेट विद ऑपरेटिंग कैश, हो सकता है। तो वहां पे जो समेशन होगा दोनों का साथ में, वो पॉजिटिव शो हो सकता है, नेगेटिव भी शो हो सकता है। किसी क्वार्टर में कंपनी हैज हेवीली इन्वेस्टेड इन ऑपरेटिंग, डूइंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन अ मोर बेटर वे, और सेकंड इन्वेस्ट भी बहुत ज्यादा कर लिया ऑन टू रिसर्च एंड ऑल, तो वहां पे भी एक इम्पैक्ट आ सकता है कि कैश फ्लो माइट गेट नेगेटिव। वो डिपेंड करता है कि कंपनी का अपना गोल क्या है, कंपनी का अपकमिंग इवेंट्स क्या है, तो वो बहुत वेरिएबल है। अब कैश फ्लो कांट बी स्टेडी, बट हाँ वो देखना होता है कि मेन स्ट्रीम से पैसा कितना आ रहा है।
मतलब मेन स्ट्रीम मतलब मेन बिजनेस से। थोड़ा क्लियर हुआ? मुझे हाँ। एक बात ऐड करनी थी कुंज वाली बात में, कि एक्चुअली कैसा होता है ना मेगा, जब भी तुम कंपनी को एनालाइज करते हो तभी तुम किसी एक पार्ट को नहीं देखते हो। मतलब अभी जो कैश फ्लो वाली बात में भी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी या सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसी एक के ही स्टेबल या पॉजिटिव होने से उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों को साथ में काम करना जरूरी है। तो इन आइडियल सिचुएशन अगर एक अच्छी खासी कंपनी है, वेल रन कंपनी, तो उसमें कैसा होता है कि अगर तुम बेसिकली देखोगे तो इन मोस्ट केसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द पॉजिटिव पार्ट एंड मतलब इनफ्लो वाला पार्ट होता है, और जबकि ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो वाला पार्ट होता है। मतलब समझ रहे हो कि मतलब ऑपरेटिंग से पैसे अंदर आते हैं, इन्वेस्टिंग में पैसे बाहर जाते हैं, फाइनेंसिंग में मतलब डेट सर्विसिंग करने के लिए पैसे बाहर जाता है। तो इट्स लाइक कि ऑपरेटिंग से अंदर आते हैं और इन दोनों से बाहर जाते हैं ना। तो आइडियली जब भी ढूंढते हैं कि मतलब किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, देन वी ट्राई टू लुक आउट फॉर दोज कंपनीज जिसमें जो टोटल नेट कैश फ्लो होता है वो या तो जीरो होना चाहिए या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। अभी उसमें भी ये बात आती है कि अभी जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती है या फिर ऐसे बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, जैसे अभी रिलायंस को ही ले लो, ये लोग हर 5 या 6 साल में नए नए इंडस्ट्रीज में घुसते हैं, तो उनके कैश फ्लोज बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, क्योंकि वो लोग एवरी वंस इन अ वाइल बहुत ही बड़े बड़े ऐसे डेट्स ले लेते हैं या डेट ट्रांसफर कर देते हैं। तो वैसे सब होता है। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि जीरो होना चाहिए, और पॉजिटिव रहेगा तो अच्छा है। मतलब जीरो एंड अबव वैसे होना चाहिए जो नेट कैश फ्लो होता है ना। एंड लाइक इंडिविजुअली देखने के लिए सही रहता है, पर इन मतलब जब भी आप एनालिसिस करते हो और डिसीजन लेते हो तो एक एक पॉइंट को देखना उतना आई डोंट थिंक बेनिफिशियल होता है। ओके। और कोई डाउट किसी को भी पूछ सकते हैं वैसे, बिकॉज ये तो डिस्कशन है, बिकॉज कैश फ्लो में इतनी सारी चीजें नहीं, इट्स लाइक अभी हमें कनेक्ट को डॉट्स को कनेक्ट करना है। शायद तो पूछ लीजिए। तो फिर ठीक है शाश्वत, वी कैन एंड द कॉल नाउ। मतलब आई गेस मैंने कवर कर लिया है जो कैश फ्लो में जितने भी टर्म्स है कॉइन के साथ, या टिपिकली वी कैन एंड द कॉल। अच्छा, समृद्ध आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ भाई आ रही है। तो आई गेस मैंने अपने end से तो कंप्लीट किया है जो उनको समझाना था। अगर किसी और को ऐड ऑन करना है तो ही कैन टिपिकली ऐड ऑन और कर सकते हैं, और एल्स वी कैन कंप्लीट द मतलब कमेंट्स कर सकते हैं सेशन। और बहुत मजा आया मतलब। यार अगर किसी को कोई स्टॉक के बारे में जानना हो तो तुम लोग इनसे एनालिसिस करवा भी सकते हो। दे विल बी डूइंग दैट, दे विल बी हेल्पिंग यू विद दैट। अगर किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो, या आपने किसी स्टॉक पे अगर एनालिसिस कर रखा है पहले से, so you can also come up with that and they could point out things that कुछ अगर गलतियां हुई हो या कैसे improve कर सकते हैं या पूरा सही है कि नहीं, because it will take practice what I suppose. हाँ हाँ, और मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिपेंसी भी अगर तुम्हें दिखा कि हम कर रहे हैं पर कुछ तो ऐसे अलग लग रहा है या कुछ ऐसे फिशी टाइप Yeah. लग रहा है, तो ये एक्चुअली कुछ है या मतलब अपने एनालिसिस में गलत है बोल के, तो उससे Yeah. उसके लिए भी आप बता सकते हैं। Okay. So आज तक बहुत ही कम members है, so I would request if everybody could just turn on their cameras for a second. I'll just like to take a screenshot. श्योर। Okay, rest of them, are you switching on? All right, so I'll take the screenshot.
Okay. Okay, Mega, you are switching on now. Okay, I'll just take the screenshot again. Okay, thank you so much. So on Monday we will be doing technical analysis once again. So topics and the link and the timing specifics would be shared on the group itself as always. So thank you so much for joining in. I'll just end the meeting now. Thank you.